हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 को, जो कि आपकी बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और इसका जो कंसेप्ट था उसे हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो भाई, अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाओ और प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। Exercise 13.1. Given that E and F are even such that probability of E 0.6, probability of F 0.3 है ना, और probability of E intersection F क्या है 0.2। तो हमें क्या निकालना है? conditional probability of E when F is given, okay, and conditional probability of F when E is given। चलिए भाई, अभी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, पहले हम निकाल रहे हैं E बाय F का, है ना। तो भाई फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आपका क्या बन गया? 0.2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है भाई? 0.3। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2/3। सही है। आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या आपको क्या निकालना है? F बाय E, यानी प्रोबेबिलिटी F की जब E पहले ही हो चुका है। तो ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। सही है। तो ये आपका है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपकी है 0.6। तो बच्चों आपका जवाब आएगा 1/3। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अभी चलिए, अच्छा स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है तो मैं इसे रब करता रहूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन अपना हो चुका। अब सेकंड क्वेश्चन अगेन क्या है? फॉर्मूला बेस्ड। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ठीक है। अच्छा, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, देखो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, आपको बी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है। सही है। तो चलिए भी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0.32 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.5, है ना। तो बच्चों क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 32/50। तो फिर आपका जवाब क्या जाएगा? तो चलो इसे आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इसे आप सोल्व कर लेंगे। 16/25 यहीं पर छोड़ दें या फिर पॉइंट में कैलकुलेट कर लें, वो आपकी मर्जी है। थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है, 0.4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको गिवन है, देखो ये रहा 0.8। तो कितना बन जाएगा? 0.32 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है। अब आपको निकालना क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पहला पार्ट तो हो गया इसका, है ना भाई, पहला पार्ट तो इसका हो गया। अभी आपको इसमें क्या निकालना? अगले पार्ट में अगले पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, है ना, जिसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी 0.32 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 0.5। ठीक है भाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 32/50, जिसे आप अगेन 16/50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो भाई ये फॉर्मूला होता है इसका। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या भी आपका 0.8, प्रोबेबिलिटी बी क्या है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जिसे आप पहले निकाल चुके हैं 0.32। तो बच्चों ये बन जाएगा 1.3 में से गया 0.32, है ना। तो देख ले कितना बन जाएगा। ये आपका 0.98 बन जाएगा, है ना। तो ये आंसर आएगा आपके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। एक मिनट, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। ठीक है, चलिए अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तब तक मैं इसे रब कर देता हूं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। इवेल्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज गिवन एज 2/5। सही है।
चलिए काफी स्पेस बन गया। एक मिनट, इसे भी साफ कर देते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी अपना हो चुका। आइए फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है भाई? इसका हाफ हो जाएगा ना, 5/26। ओके। और अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है ना, फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या है? 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये अपने को निकालना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना, आपको दे रखा है 5/13, 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों क्या बन जाएगा? 2/5 गुणा में 5/13। ये बन गया भाई 2/13। सही है। अब हमें निकालना है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 2/13। तो भाई जल्दी से एलसीएम कर लें, 26। तो 5 + 10 - 4 कितना बन गया भाई? 15 में 4 गया, 11 आ गया ना आपका आंसर, 11/26। चलिए बच्चों, ये आपका सिंपल आंसर आ गया। तो देखो अभी तक हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं खाली फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, खाली फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चलो भाई ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो थोड़ा सा स्पेस और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। और प्लीज अगर आपको यदि कुछ सीखने को मिल रहा है वीडियो में, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए अभी बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और ए यूनिट बी आपको गिवन है। ठीक है भाई, वैसे से आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं ना। ठीक है, इसे आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी कितना है? 7/11। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा भाई? 6, 5, 11। ठीक है, तो यानी 1 बन गया ना, 1 - 7/11। तो क्या बन जाएगा भाई? 4/11। अब आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कैसे निकालते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि क्या है? 5/11। तो बच्चों जवाब कितना आएगा? 4/5। सही है। सिमिलरली आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, इसे आप खुद ट्राई करना, इसे आप खुद ट्राई करना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। ठीक है, मतलब 3 टाइम उछाला गया उसे। और ई क्या है बच्चों आपका? अच्छा पहले आप सैंपल स्पेस बना लें आराम से। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल और फिर टेल टेल टेल। सही है। तो कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पूरे केस बन गए। अब देखो पहला पार्ट क्या है, ई क्या है। ठीक है, पहले पार्ट की बात कर लो। ई क्या है? हेड ऑन थर्ड टोस, तीसरे टोस पे हेड होगा। ये नहीं कहा कि पहले और दूसरे टोस पे क्या होगा, केवल तीसरे टोस पे हेड होगा, है ना। तो पहले पे जो मर्जी आता रहे, तीसरे टोस पे हेड है तो कहां पर होगा भाई? एक तो यहां पर होगा ना, और हेड टेल हेड एक यहां पर होगा, टेल हेड हेड यहां पर होगा, टेल टेल हेड यहां पर होगा, बस। और एफ क्या है भाई? हेड ऑन फर्स्ट 2 टोस, मतलब हेड 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 एक तो ये आ गया। ठीक है, हेड हेड टेल एक तो ये आ गया। ठीक है भाई, अब निकालना क्या है? ठीक है, आपको इस पूरे क्वेश्चन में क्या निकालना है? ई बाई एफ। तो आप एक काम करें भाई, आप ई और एफ का इंटरसेक्शन ले लेंगे ना, क्या बन जाएगा? हेड 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 और हेड हेड। अच्छा एक ही केस है बस। ठीक है भाई, एक केस होगा केवल। आपको निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो बच्चों अगेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, अब केवल एक केस है तो 1/36। अरे 36 क्यों कर दिया? 1/8, 1/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या था बच्चों? उसमें 2 केस है ना। ठीक है भाई, एफ में आपके 2 केस हैं।
क्या बन जाएगा, 2/8। सही है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 1/2 पहले पार्ट का। ठीक है, तो चलिए अभी फिर से मैं इसे रब कर रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके, तो अभी हम इसे थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ यदि कंसेप्ट नहीं पढ़ा है फिर आपको शायद समझ इतना बढ़िया नहीं आ रहा होगा, तो बेटर है आप कंसेप्ट पहले क्लियर कर लें, लास्ट लेक्चर देखें आराम से। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके। चलिए ठीक है भाई बच्चों, अब जो सेकंड पार्ट है ना वो क्या है, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। पहले आप सारे 2 वाले केस काउंट कर लें। एट लीस्ट 2 हेड, तो हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है भाई, 2 हेड वाले हो गए, और कम से कम 2 हेड होंगे, हो सकता है 3 भी हो, तो हेड हेड हेड। और ये नहीं कहा कि कौन से टॉस पे हेड होगा, कम से कम 2 हेड होंगे। अब एफ जो है बच्चों आपका ये है। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ ले इसे। एट मोस्ट 2 हेड, हद मार के 2 हेड होंगे, उसमें सारे ये तो आएंगे आएंगे। ठीक है, हद मार के 2 हेड होंगे। अब हो सकता है 1 हेड हो, सही है भाई, हो सकता है आपका 1 हेड आए। तो 1 हेड कब होगा बच्चों, हेड टेल टेल। ठीक है, और टेल हेड टेल। ठीक है, और क्या बन जाएगा भाई, टेल टेल हेड। और हो सकता है एक भी हेड ना हो, तो टेल टेल टेल। टोटल 7 केस बन जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, मतलब केवल एक केस छूट जाएगा, हेड 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 वाला। अभी अगेन आप क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। ठीक है भाई, तो देख लो बच्चों कौन कौन से केस कॉमन आएंगे आपके। ये केस कॉमन आएंगे ना आपके। ठीक है, बस देखो वो कह रहा है कि कम से कम 2 हेड, और ये कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड वाले जो केस है ना वो कॉमन आ जाएंगे आपके। अगेन निकालना है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो निकालिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 3 केस बन गए भाई, 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितने के, 7 केस थे ना, 7/8। तो आंसर क्या आएगा आपका, 3/7 है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 1 मिनट, अब इसको भी मैं थोड़ा रब कर देता हूँ बच्चों। अरे इसको क्यों मिटा दिया, बस थोड़ा सा वेट करने बच्चों आप। ठीक है, उतना स्पेस नहीं है तो मुझे बार बार इसी में लिखना पड़ता है। ठीक है भाई, तब तक आप क्या करें, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लें। केवल यही क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में पार्ट नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है वो तो। थोड़ा ठीक है, लिखने में कम टाइम लगेगा इससे। चलिए भाई, ये अपना सैंपल स्पेस था। अब हम तीसरा पार्ट ट्राई कर रहे हैं। ये क्या है भाई, एट मोस्ट 2 टेल, हद मार के 2 टेल होंगी, हो सकता है 1 हो, हो सकता है 1 भी ना हो। तो क्या आएगा आपका, पहले 2 टेल वाला केस कर लेना, हेड टेल टेल। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हद मार के 2 टेल। तो अब 1 टेल वाले केस पे आ जाए, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, और भाई हाँ एक लास्ट में आ जाएगा ना, हेड हेड टेल। और हो सकता है 1 भी टेल ना हो, यानी अगेन 7 केस बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। हाँ सही है। और इस बार आपका एफ क्या है, कम से कम 1 टेल है ना, कम से कम 1 टेल। अब 1 टेल तो कम से कम हो ही होगा, बस कहने वाली बात है। ठीक है, मतलब सोचने वाली बात है कि 7 केस आ जाएंगे, कम से कम 1 टेल होगा ना आपका। तो 1 वाले आ जाएंगे, 2 वाले भी और 3 वाले भी। सही है, तो चलिए पहले 1 वाले काउंट कर लें। 1 टेल वाला केस आ गए। अब कम से कम 1 टेल, हो सकता है 2 टेल भी हो, तो टेल टेल हेड। ठीक है, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। हो सकता है 3 टेल भी हों, अगेन 7 केस आ जाएंगे ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सही है। अब आपको उनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो निकालिए भाई। देखो ये कहता है कि एट मोस्ट 2 टेल है ना, ये कहता है एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो ये कहता है मैक्सिमम 2 टेल हो, ये कहता है कम से कम 1 टेल हो। तो मतलब कॉमन क्या आएगा, 2 टेल वाले जो केस है ना आपके वो कॉमन आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप वैसे सोचना चाहें सोच सकते हैं, अदरवाइज इवेंट्स देख के भी निकाल सकते हैं।
तो दो टेल वाले जो केस है ना वो कॉमन आ जाएंगे, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, सही है। अगेन हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो निकालिए भाई 3/8 और एफ यानी कि 7/8। एक मिनट, थोड़ा गलत तो नहीं कर रहे हम? कितने बाट है, हाँ, एट मोस्ट 2 टेल्स, ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल। अच्छा बच्चों सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती होगी ना, एक एक टेल वाला भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एक टेल भी कॉमन आ जाएगा ना। थोड़ा गलत निकालो मैं ये, एक ने कहा हद मार के 2 टेल, हो सकता है एक टेल भी हो, एक ने कहा कम से कम एक टेल है ना, तो ये थोड़ा गलत कर दिया मैं। इसमें एक टेल वाले केस भी कॉमन आएंगे, ठीक है, टेल हेड टेल। अब एक वाले कॉमन काउंट कर लें, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, सही है, 6 बन जाएंगे, 2 3 4 5 6, हाँ सही है। निकालिए भाई ई बाय एफ, कितना आ जाएगा, 6/8, और एफ क्या है भाई आपका 7/8, यानी बच्चों आंसर क्या आएगा 6/7। ओके चलिए भाई, भाई फिर से बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यहां करते हैं इस बार। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो भाई ये तो ठीक है ना, 2 कॉइन गिरेंगे तो कम ही केस बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड लास्ट वन इज टेल टेल। चलिए हो गया बच्चों। अब ई क्या है यहाँ पर, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। देखो 1 कॉइन का मतलब है एग्जैक्टली 1 कॉइन, यदि एटलीस्ट कहेगा तो स्पेशल बोलेगा वो, एटलीस्ट 1 कॉइन, एटलीस्ट 1 टेल, है ना, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन मतलब एग्जैक्टली एक कॉइन पे टेल आ रहा है, तो क्या आएगा भाई, हेड टेल, टेल हेड, है ना। और एफ क्या बच्चों यहाँ पर आपका, 1 कॉइन सोज हेड, तो अगेन हेड टेल, टेल हेड, सही है, अगेन टेल हेड और हेड टेल। तो भी दिख रहा है आपको बराबर यूनिट बन गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है आपको, ठीक है भाई, इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब दोनों बराबर हो गए ना, एक एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, हो गया। तो सेकंड पार्ट पढ़े बच्चों इसका, नो टेल अपीयर्स, टेल आएगा ही नहीं, तो हेड हेड, ठीक है, एक केस होगा ना, हेड मतलब टेल आएगा ही नहीं। और एफ क्या बच्चों आपका, एफ क्या आपका, नो हेड अपीयर्स, तो ठीक है भाई, एक केस आएगा ना टेल टेल, तो इंटरसेक्ट एफ क्या है, एम्प्टी, इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा ना, ई बाय एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ऊपर 0 आ गया, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ठीक है भाई, सेकंड पार्ट भी हो गया इसका, तो 7th क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। अगेन थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, तो भाई तब तक आप, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, तब तक आप 8वें क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ लें। ये फिर बच गया, चलिए भाई ठीक है बच्चों, अब आप 8वें क्वेश्चन को, ठीक है, रीड कर लें। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है भाई। तो अच्छा देखो, अगर तो आप केस बनाओगे ना, अगर तो आप केस बनाओगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप चाहें तो उसको पीएनसी से भी कर सकते हैं, मतलब परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन लगाने के बाद, तो मर्जी आपकी, जैसे करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो 8वें का मैं सोल्यूशन दे रहा हूं आपको, यहां थोड़ा स्पेस चाहिए। ए डाई इज थ्रोन थ्राइस, ठीक है, तो ये तो पक्की बात है, सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 1 1 1 1 1 2, लास्ट में क्या आएगा 6 6 6, है ना। तो टोटल केसेस क्या बनेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 216, है ना, यहां तक तो सही है। ई क्या है भाई, ई 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टोस, ठीक है भाई, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टोस। अच्छा एफ क्या है, 6 एंड 5 रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टोस, ठीक है। आपको अगर निकालना क्या है, आपको ई बाय एफ निकालना है ना, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप क्यों निकालेंगे, तो आप एक काम करें ना, ई इंटरसेक्शन एफ निकालें आप डायरेक्टली, जिसका हमें जरूरत ही नहीं है वो निकालना ही क्यों।
ठीक है, ये कह रहा है कि 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे 4 आएगा। और ये क्या बोल रहे हैं, 6 and 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले पे 6 फिर 5 और फिर क्या आ रहा है 4। तो एक केस आएगा बच्चों आपका इसमें। ठीक है भाई, इतना आपको जरूरत नहीं काउंट करने की। अब चलिए, अच्छा एक और बात, चलिए फिर तो ये कर लेते हैं हम पहले। कितना आएगा, 1/216। अब प्रोबेबिलिटी एफ आपको निकालना है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी एफ आपको निकालना है, तो क्या होगा 651 652 अप टू 656 तक ना। तो मतलब एक मिनट, इसे खाली एफ बोलता हूं मैं। तो टोटल आपके 6 केस बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये खाली इवेंट एफ है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ गया भाई, 6/216 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ, जल्दी करिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि आपका जो आंसर आएगा बच्चों ये आएगा 1/6। हो गया, चलिए भाई ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी खत्म। जल्दी पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली। ठीक है, पिक्चर। तो भाई अगर 3 लोग एक लाइन में खड़े होंगे तो टोटल केस क्या बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। टोटल केसेस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 बन जाएगा ना। देखो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि n लोग, अपने पास n पर्सन है, ठीक है, n लोगों को आपको एक लाइन में खड़ा करना है। तो ऐसा करने के तरीके कितने होंगे, n फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल, 6 बन जाएगा। सही है। अच्छा अब ये इसका इवेंट ई क्या है भाई, सन ऑन वन एंड, किसी एक एंड पे क्या होगा सन, तो सन मदर फादर, ये भी सही है। ठीक है भाई, तो किसी एक एंड पे आएगा ना। तो ठीक, अब इस बार यहां पे कर दें एस, सन यहां पे कर दें, मदर फादर यहां पे कर दें, क्यों भाई सही है बात। अब इनको भी आप उल्टा कर लेना। देखो भी फिर बोल रहा हूं, आप पीएनसीसी भी कर सकते हैं, पीएनसी लगाना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना, तो लगा सकते हैं आप, क्या दिक्कत है आपको। और यदि सिंपली करना चाहें तो भाई ठीक है, फिर वैसे कर लें। तो ठीक है भाई, एक मिनट, मैंने कोमा गलत लगा दिया, तो जाओ थोड़ा सा सही करते हैं इसको, स्पेस लेके ना थोड़ा सा। ठीक है भाई, तो इवेंट जो है ना आराम से करिए। ठीक है, सन मदर फादर, एक के सही बन जाएगा। ठीक है, सन फादर मदर, ये भी ठीक है, फादर मदर सन, ठीक है, मदर फादर सन। ठीक है, किसी एक एंड पे होगा सन। तो ठीक है भाई, 4 केस बन गए। एफ क्या है, फादर इज इन द मिडल, भाई फादर बीच में होगा ऐसे, तो यहां क्या होगा, मदर होगी, यहां सन होगा, है ना। फादर अभी बीच में है तो यहां सन और यहां मदर कर लो भाई, खत्म बात बस। और ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे भैया आप, क्या बन जाएगा, सन फादर मदर और मदर फादर सन। अब आपको निकालना क्या था भाई, अगेन ए बाय एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो 2 केस बन गए ना, 2/6 बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या है भाई, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका आंसर भी बना जाएगा आपका, क्योंकि एफ में क्या है, 2 एलिमेंट अगेन, 2/6। तो बच्चों आंसर आपका क्या आएगा, आपका 1 आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, है ना। अभी अगला क्वेश्चन ना बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है तो आसान, बस बच्चे थोड़ा सा गलत करते हैं इस क्वेश्चन में। बच्चों थोड़ा सा स्पेस में अगेन बना लेता हूं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइज आर रोल्ड। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों इसका, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5। भाई आप पहले पार्ट को ध्यान से पढ़े, और यहां पर ना हमारे पास एक है ब्लैक डाई और एक है भाई रेड डाइस। ठीक है, तो आप एक काम करें, पहले वाली डाइस को आप क्या करें, ब्लैक फिक्स कर लें, और सेकंड डाई को भी आप रेड फिक्स कर लें। तो सैंपल स्पेस आपका इस प्रकार से बन जाएगा 1 1 1 2 और लास्ट में क्या आएगा भाई 6 6। तो टोटल केस क्या बन जाएंगे 36। तो पहले वाले डाई को आप ब्लैक फिक्स कर लें, ठीक है, और सेकंड डाई को क्या फिक्स कर ले, रेड। सही है, पहले वाली ब्लैक और दूसरी वाली रेड। चलिए भाई इसका फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। इसमें आप इवेंट ए मान ले भाई, सम ग्रेटर देन 9। तो सम क्या क्या हो सकता है, सम तो 10 भी हो सकता है।
तो 5 5 4 6 और 6 4। अब सम तो 11 भी हो सकता है, तो 5 6 6 5। अगर सम है 12, तो इस प्रकार से आपने इवेंट ए को बना लिया। अब इवेंट बी आप बना लें, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। भाई ब्लैक मतलब पहले वाले डाई के ऊपर 5 आएगा, तो आप देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। सही है। तो अभी आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो भी कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो ये कैसा जाएगा, एक ये है ना 5 5 और 5 6। अभी आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में दो केस बन गए, 2/36 और बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6/36। यानी बच्चों जवाब क्या आएगा, 2/6 यानी कि 1/3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, जल्दी से आप सेकंड पार्ट को एक बार पढ़ लें। ठीक है, इतना मैं रब करता हूं, तो इतने में आप सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। इस बार रेड डाई को दे रखा है कि उस पर जो नंबर आएगा वो 4 से कम आएगा। ठीक है, इसे आप ए मान लें, सम 8 को। ओके, इसे आप मान लें इवेंट ए। और रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, इसे आप बी मान लें। तो भाई सम 8 कहां पर बनता है, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। यहां पर आपका सम 8 बन जाएगा, है ना। तो ए इवेंट बन जाएगा। अब बी इवेंट कौन सा बच्चों, रेड डाई मतलब बाद वाली डाई, है ना। सेकंड डाई को हमने रेड बोला है और पहले वाली को ब्लैक बोला है। तो सेकंड डाई पे नंबर क्या आएगा भाई, 4 से कम। तो यानी आप देख सकते हैं कौन से केस बन जाएंगे आपके, 1 1, ठीक है, 2 1 और 6 1 तक, है ना, 6 1 तक। तो इतने कैसे बन जाएंगे। अच्छा, इसके बाद 1 2, ठीक है, और 2 2 6 2। सही है भाई। और इसके बाद एक मिनट, चलो ठीक है, यहीं से बना लेते हैं, 1 3 2 3 और 6 3 तक। अब जो आप देख पा रहे हैं कि जो सेकंड डाई है ना रेड वाली, उस पर जो नंबर है वो 4 से कम है, तो 18 केस बन जाएंगे ना। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालते हैं ना यहाँ पर, तो क्या आएगा बच्चों, ठीक है, सेकंड डाई, सॉरी चलिए ठीक है, इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ये क्या बन जाएगा, 5 3 और 6 2, 5 3 और 6 2। सही है बात। चलिए भाई, अब आपको निकालना क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए इसका काम खत्म हो गया ना, इसे मैं रब कर देता हूं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना आपने, तो क्या बन जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन में कितने केस आ गए भाई, 2 केस आ गए, 2/36। और बी में कितने हैं भाई, बी में 18 केस है आपके, 18/36, यानी कि 1/9 आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। सही बात। चलिए अब थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूं, तब तक आप ना क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ लें। हालांकि यहां पर आपको इवेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इवेंट तो आपको दे ही रखे हैं। तो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन बन गया। जब हमें इवेंट ही ड्रॉ नहीं करने, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया ना। चलिए 10वां क्वेश्चन हो गया, 9वां भी हो गया। अब बारी 11वें क्वेश्चन की। ए फेयर डाइज इज रोल्ड, ठीक है, ई एफ और जी, 3 इवेंट दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है, पहले का पहला पार्ट ये वाला है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखो टोटल केस क्या बन गए 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, चलो निकाल देता हूं उसे मैं। अरे ये एफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ में कितने केस कॉमन है, 3, है ना, मतलब सॉरी, जो 3 वाला है वो एक केस कॉमन है। तो 1/6 बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितना है 2/6। तो ठीक है भाई, आपका आंसर जो आएगा 1/2 आ जाएगा ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, फर्स्ट का ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि 1/6 और बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/6 यानी कि 1/3। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए इसको हम रब कर देते हैं। अब फिर से भाई सेकंड पार्ट के, ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़े आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी। अब ई और जी में ना क्या कॉमन आएगा आपका, देखो भाई, आप 2 आएगा 3 आएगा, 2 आएगा 3 आएगा, यानी कि 2/6 और बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यानी कि 4/6। तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, 1/2, ये आंसर आएगा आपका। चलिए भी इसी प्रकार से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई यानी कि 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, इसमें 3 केस है, 3/6 यानी आपका आंसर आएगा 2/3। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। पढ़िए बच्चों अगला क्वेश्चन आप, थर्ड, ठीक है, ये तो हो गए। और थर्ड पार्ट पढ़िए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन जी और बाय ई यूनियन एफ बाय जी। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको मैं लास्ट लेक्चर में प्रूफ दिया था इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय जी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी। सही है भाई। तो पहले तो आपको यही निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, यानी ये पार्ट आप पहले निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, ये पार्ट आप पहले निकाल दें। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या बन जाएगा बच्चों, ये खाली है ना 3 बन जाएगा इसे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अभी ये पूरा ए बन गया और ये पूरा बी बन गया। तो ई एफ और जी, अब तीनों का ही आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ई एफ और जी वहां पर क्या है, 3 है, अच्छा ठीक है भाई। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये सिंगलटन 3 बन जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/6, ठीक है, 1/6 और जी का 4/6। तो आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 1/4। तो पहले आपने ये पार्ट निकाल दिया है ना। बस आपको करना क्या, केवल इसमें पुट करना वैल्यू, ठीक है, आपको वैल्यू केवल इसमें पुट करना है। तो कहां लिखूं इसे मैं, कहां पर लिखा है इसे हम, चलो ठीक है, ये आप करते रहना, ठीक है, ये आप कर लेंगे ना, क्योंकि ठीक है सब कुछ तो हम निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी, हाँ ये देखो ये निकाल चुके हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा निकालना क्या है, एफ बाय जी, ठीक है, वो भी आप निकाल लेंगे। चलो ये आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, खुद ट्राई कर लेना, सारा तो हो गया। अच्छा बस बच्चों, वैसे तो हम इस क्वेश्चन को ना पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को ना हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कौन से क्वेश्चन को, 12वें क्वेश्चन को। यदि आप लास्ट लेक्चर में देखते तो आपको याद आता। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children। देखो एक बच्चे का लड़की या लड़का होना है ना, बराबर चांस है इस बात के। अब एक परिवार के पास 2 बच्चे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका, G1 G2। पहले लड़की हुई और बाद में भी क्या हुई, लड़की। पहले लड़का हुआ और बाद में लड़की, या फिर पहले लड़की हुई बाद में लड़का, या पहले भी लड़का हुआ और बाद में भी लड़का, है ना। तो टोटल 4 केस बन जाएंगे। What is the conditional probability that both are girls। तो आप एक काम करें ना, आप ए मान ले, यहां पर लिखें से, ठीक है, बोथ आर गर्ल्स, तो क्या बन जाएगा G1 G2, ठीक है। और बी मान ले, यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट ना जो बाद में बच्चा पैदा हुआ है उसे आप यंगेस्ट बोले, ठीक है, जो बाद में बोर्न हुआ है, यानी कि यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो एक तो केस ये बन जाएगा और एक बन जाएगा बच्चों ये केस, सही है, तो 2 केस बन जाएंगे ना। तो अब सी आपको निकालना है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक बच्चा क्या होगा, लड़की होगा। तो B1 G2 या तो ये केस आएगा, G1 B2 या तो ये केस आएगा, और G1 G2 या तो ये केस आएगा, सही है। अभी आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ लें। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ही, और गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, इसको हमने बी माना है, तो जो माना है, जो गिवन है, जो वो नीचे आ जाएगा।
तो हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, है ना। तो क्या फॉर्मूला आएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप इंटरसेक्शन कर लिया और बी का, केवल एक केस आएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी केवल एक केस आएगा G1 G2। ए इंटरसेक्शन सी में भी केवल एक केस आएगा G1 G2। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 2/4। तो बच्चों पहले पार्ट का आंसर आएगा 1/2। सेकंड पार्ट क्या है, निकालना वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, इट इज गिवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी निकालना अपने को। अभी अपने को बच्चों निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी, यानी ए की जब सी ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए इंटरसेक्शन सी में केवल एक केस है, एक केस है ना, देखो 1/4। सी में कितने केस हैं, 1 2 3, 3/4, यानी 1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए पहले हम कर चुके थे, ठीक है, फिर भी मैंने आपको दोबारा करवा दिया, तो आपका क्वेश्चन अभी ये पक्का हो जाएगा एकदम से। आप वेक्टर 3D और बाकी के चैप्टर्स हैं जो क्लास 11 12 के, ठीक है, तो उन्हें भी आप मेरे चैनल पर जाकर कवर कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़िए। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ, इसको भी रब कर देते हैं ना, हाँ अब पढ़िए बच्चों। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक ऑफ 300 इजी क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। देखो एक ना इंस्ट्रक्टर है, एक क्वेश्चन बैंक है उसके पास, उसमें 300 क्वेश्चन है आसान लेकिन ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है। तो 300 है इजी, ठीक है, कौन से, ट्रू फॉल्स वाले, एंड 200 डिफिकल्ट, ये तो हो गया ना, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। तो जो डिफिकल्ट है वो है 200, लेकिन ये भी ट्रू फॉल्स वाले, फॉल्स। आगे 500 क्वेश्चन कैसे हैं, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, लेकिन इजी। तो इजी, ठीक, कितने क्वेश्चन हैं, 500, बट एमसीक्यू वाले, है ना, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मतलब उसके पास जो डिफिकल्ट है वो है 400 क्वेश्चन, लेकिन अगेन एमसीक्यू वाले। सही है भाई। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पर कंडीशनल नहीं बोला गया, लेकिन गिवन दैट है ना, तो अपने आप कंडीशनल बन जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो इसे आप ए मान ले। ए क्या है आपका, इजी क्वेश्चन, मतलब ए कौन सा इवेंट है, इजी क्वेश्चन। गिवन दैट इट इज ए एमसीक्यू, तो क्वेश्चन का एमसीक्यू होना क्या बन गया भाई, बी। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, इजी क्वेश्चन भी हो और एमसीक्यूज भी हो। तो आप देख सकते हैं कौन सा बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इजी भी और एमसीक्यूज भी। तो कितना बन गया, ये बन गया ना, इजी भी है और एमसीक्यू भी है। तो यहाँ पे आपके 500 केस आ जाएंगे ना, क्या बन जाएगा भैया, 500 बाय में, और टोटल क्वेश्चन कितने बन गए, 900 और 500 1400, ठीक है भाई, ये बन गया 5/14। अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है भाई। आप देख लें कि इजी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट इट इज एन एमसीक्यू, तो प्रोबेबिलिटी बी निकाले। एमसीक्यू कितने हो गए टोटल, 900 बन गए ना, 500 टफ आसान वाले, 400 टफ वाले, 900 बाय में 1400, 9/14। तो भाई आपको निकालना क्या था, वो निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 5/14 बाय 9/14, यानी कि 5/9 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ना आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। चलिए 13वां क्वेश्चन हो गया। अब अगेन मैं थोड़ा स्पेस बनाऊंगा, तो इतना ना 16वें क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ लें बच्चों, तब तक मैं करवाता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से, ठीक है, स्टडी कर लें एक बार क्या है क्वेश्चन में।
भी हो चुका। अब लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। गिवन दैट, अच्छा गिवन दैट आपको, ठीक है, इसे बी मान ले, बी मान ले, नंबर कैसे हैं, डिफरेंट। ओके, तो भाई डिफरेंट नंबर कितने बन जाएंगे, तो एक मिनट में पहले निकाल देता हूं, सिंपल करता हूं उसे मैं, ठीक है। इतने केस क्या लिखेंगे हम, नंबर सेम होते हैं ना, तो कौन से होते हैं, 1 1 2 2 और 6 6 तक, 6 नंबर सेम होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन जाएगी, ये मेरा यूनिट बी है भाई, ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी है। देखो भाई पहले आप देखें कि आपको निकालना क्या है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि दोनों डाई पे नंबर क्या होंगे, डिफरेंट। तो आप उल्टा केस काउंट करो ना, कि आप ये काउंट करो नंबर सेम है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नंबर सेम आ जाएंगे। और सेम नहीं होंगे, कितने केस बच गए, 30 केस बच गए ना, 30 बाई 36 यानी कि 6 पंजे 30, 6 6 36, ठीक है, 5 बाई 6 आ जाएगा। अगली बात, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसे आप माने ए है ना, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। तो ए में कौन से केस आ जाएंगे आपके, 1 3 2 2 भाई, और 3 1, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई, ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 2 तो कट गया क्योंकि नंबर सेम आ गया, तो 1 3 3 1 1 3 एंड 3 1। आपको निकालना क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 बाई 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 5 बाई, ठीक है, एक मिनट, 5 बाई 6, ठीक है, चलो ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 2 बाई 36 गुना 6 बाई 5, तो ठीक है भाई, 6 दूनी 12, 12 दे 36, तो 1/15 आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया आपका, सही है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी, तो इतना मैं रब करता हूं, तो आप एक बार ना क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लें। और भाई यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तो हो चुका, 15 कंसीडरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। अब बच्चों ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। देखो इसमें हम डाई फेंकेंगे, अगर तो आए 3 का मल्टीपल, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो ए डाई अगेन। अगर तो 3 का मल्टीपल आएगा, डाई दोबारा फेंकी जाएगी, है ना। अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया तो टॉस ए कॉइन, ठीक है, थ्रो द डाई और टॉस ए कॉइन। अब आप ये देखिए कि आपने क्या करा, सैंपल, पहले तो आप सैंपल स्पेस बना लें, सपोज 1 आ गया, पहले आपने डाई गिरी, क्या आया 1, लेकिन 1 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक कॉइन टॉस करना पड़ेगा आपको। तो कॉइन पे हेड आ सकता है और कॉइन पे तो टेल भी आ सकता है। अगर आपका डाई पे आया 2, अगेन कॉइन गिरना पड़ेगा क्योंकि 2 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 हेड और 2 टेल। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल आ गया, मान लो डाई पे 3 आ गया, तो अगेन आपको डाई फेंकनी पड़ेगी एक, तो 3 1 3 2 3 6 तक, ओके। फिर अगर आया 4, तो 4 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो 4 के बाद आपको एक, ठीक है, कॉइन गिरना पड़ेगा, हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। सिमिलरली 5 के बाद या तो हेड आएगा और 5 के बाद या तो टेल आएगा, सही है। आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें कि अगर 3 का मल्टीपल आया तब तो डाई गिरेगा, अगर नहीं आया तो फिर कॉइन फेंकेगा, तो ठीक है भाई। और यदि आया आपका 6, अगेन डाई गिरनी पड़ी, 6 6, सही है, ऐसे ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब बच्चों जो इवेंट ए है ना, इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज ए टेल, ये निकालना है आपको। इसको मान लो कॉइन शोज ए टेल, तो टेल कब आएगा भी आपका, 1 टेल 2 टेल 4 टेल 5 टेल, सही है। तो आपके 4 केस बन जाएंगे। और भाई गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाइस शोज ए 3, कम से कम एक डाई पे 3 आ रहा है, गिवन दैट है, इसको भी मान ले, कम से कम एक डाई पे 3 आ रहा है, तो कौन कौन से केस बन जाएंगे, 3 1 से 3 6 तक, ठीक है। फिर 6 1 से लेकर
नहीं सॉरी 6-3 सॉरी है ना, खाली एक केस बनेगा यहाँ पर। 3-1 3-2 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 है ना, फिर 6-3। कम से कम एक डाई पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आप देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है भाई, कॉमन तो आपका कुछ भी नहीं आ रहा। तो यदि आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए बाई बी की, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा आपका, तो 0 बन जाएगा प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 0 है ना, सही आंसर आ गया आपका। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप इतना पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, आपको गिवन क्या है ये तो आप देखते नहीं। ठीक है, ऑप्शन चूज कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, आप देखते बता सकते हैं। पढ़िए बच्चों ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, भाई फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी बी की क्या है, 0 है, तो बी कौन सा इवेंट हुआ, ठीक है, बी तो आपका जो सेट है वो एम्प्टी बन गया ना, सही है बात भाई। और ठीक है, दूसरी बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ is equal to probability of A intersection B by probability of B is defined when probability of B not equal to 0। अब यहां तो क्वेश्चन स्टार्ट यहां से हो गया, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड है ना। डिफाइंड तब होगा आपका जब प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, तो A बाय B का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सही है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, तो ये कट जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई बी ऑप्शन गलत होगा आपका, ठीक है, बी जो ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि यदि ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है तो जरूरी नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी होगा, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा और बी क्या होगा, गलत। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हमने 13.1 है ना कंप्लीटली ट्राई कर ली। तो अब आप इसे अपने आप बैठ के भी ट्राई करना, ठीक है, और यदि कोई दिक्कत आए तो एक बार फिर से आप वीडियो दोबारा देखना, पॉज करना और रिपीट करना उसे, ओके। तो चलिए भी अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और फिर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 13.2 को।